अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और कैसे हैं आप सब। और टाइम है केमिस्ट्री का, सो जल्दी से आएँ ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट कर सकें। और आज का हमारा टॉपिक थोड़ा रिलेटिवली इजी है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपकी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट के लिहाज से है। सो हमने आज पढ़ना है कि हमारे पास किस किस किस्म की इन्वायरमेंट होती है, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें मछलियाँ रहती हैं, जिसमें हवा के परिंदे रहते हैं। सो किस किस किस्म की इन्वायरमेंट है जिसमें एलियन रहते हैं। ठीक है, सो किस किस किस्म की इन्वायरमेंट है, क्या क्या होता है इस इन्वायरमेंट में, और कैसा टेम्परेचर होता है, कैसा उसका माहौल होता है। ठीक है, वो सारा आज हम पढ़ेंगे। सो शिजा ने ज्वाइन कर लिया है। बाकी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आएँ ताकि हम अपने लेसन को कर सके स्टार्ट। और शिजा, मज़े की बात ये है, आज हमने फिर एक स्पेलिंग मिस्टेक की है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है कि वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, एंड में बताती हूँ। ठीक है, और शिजा ने ना हमें एक असाइनमेंट सेंड की थी और उसमें शिजा ने मेरा नाम जो है ना वो दूसरे टीचर के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, जो मेरा नाम है ना वो है सैरिश फारान, FARAN। ठीक है, और जो आपकी इंग्लिश की टीचर है ना उनका नाम है सैरिश फरहान, FARHAN। ठीक है, सो आपने इंग्लिश की टीचर और अपनी बायो की टीचर को कर दिया है थोड़ा सा मिक्स। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम से नाम ठीक लिखना है। ठीक है, आपने मुझे असाइनमेंट भेजी थी, मुझे बिल्कुल वो असाइनमेंट मिल गई। मुकद्दस आप लोग की भी पिछली मेरे पास हैं। ठीक है, और कल की नहीं आपने सेंड की। ठीक है, और शिजा की मुझे मिल गई हुई थी। सो उसमें शिजा ने ये मेरा नाम लिखा था, तो मैंने कहा मैं ज़रूर डिस्कस कर लूँ कि जो नाम है ना आपने मिक्स कर दिया मेरा इंग्लिश के टीचर के साथ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आर यू रेडी? कोई पीछे से क्वेश्चन तो नहीं पूछना, पीछे चैप्टर से पूछना है तभी पूछ लो, और ताकि हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकें। आज का चैप्टर मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आज का चैप्टर पढ़ाओगे आप लोग मुझे। ठीक है, और चैप्टर आपने ये पढ़ाना है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है, सारा कुछ आज आप लोग डिस्कस करोगे। मैं सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी कि आप लोगों के मुताबिक कौन सी चीज़ कैसे है। ठीक है, और क्या होनी चाहिए। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, वो इस केमिस्ट्री में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे। ये आप लोग मुझे बताओगे, आप लोग डिस्कशन करोगे। और क्योंकि ये इजी टॉपिक है और जितना आप डिस्कस करोगे उतना आपके लिए इजी होगा पेपर में इसको लिखना। दो इससे रिलेटेड कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं आता, और ये चैप्टर इजी है और इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हो। आगे इसके आएंगे थोड़े से केमिकल रिएक्शंस, उसमें वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं खुद पढ़ाऊंगी। ठीक है जी। शीजा कह रही है मैम मैंने अभी देखा। हाँ जी, मुझे पता है आपने, वो कॉमनली ऐसा ही होता है वैसे, कॉमनली कॉमनली। ठीक है, ऐसा ही चल रहा है मेरी ज़िंदगी में आजकल। और असाइनमेंट मेरे पास पहुंच गई है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। ठीक है, ठीक है। मुकद्दस मुकद्दस जल्दी से मुझे ये बताओ कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होता है। पता है मज़े की बात यह है कि हमने इन्वायरमेंटल यहाँ केमिस्ट्री पढ़नी है और एक इन्वायरमेंटल बायोलॉजी होगी। अभी आप मुझे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में बताओगे कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हम इसमें क्या पढ़ते हैं। स्लाइड्स आपके सामने खुली हुई हैं, आप इस पर डिस्कशन करो और उस डिस्कशन के थ्रू हम सीखते हैं। आज मैं नहीं, आज आप लोग सिखाओगे। ठीक है, क्योंकि टॉपिक ईजी है, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा। ठीक है, नॉट मुझसे ज़्यादा पता होगा, हमसे ज़्यादा भी पता हो सकता है। आप लोग ही डिस्कस करोगे। ठीक है, जी इंतज़ार हो रहा है आपके जवाबात का कि आप लोगों ने ही डिस्कस करना है। कहाँ चले गए हैं आप लोग। चलें फिर मैं बोलती हूँ, और मैं बोलती हूँ तो फिर मैं ज़्यादा बोल जाती हूँ, लेकिन आप लोगों ने चुप नहीं करना। ठीक है, आप लोग भी बोलो, आप लोग भी बताओ। आपके कमेंट्स भी मैं ऐड कर दूंगी और अपना तो मैं बोलूँगी। चलें जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। एक तो आपने इसको केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, यानी कि आपके इन्वायरमेंट के केमिकल कंपोनेंट कौन से हैं, कौन से केमिकल्स आपकी इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं,
कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं आपके इन्वायरमेंट में जिससे वो इन्वायरमेंट ख़राब हो सकती है, और किन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम उस इन्वायरमेंट को बेटर बना सकते हैं। ये आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, यानी कि केमिकल, केमिकल एंड केमिकल। So environmental chemistry deals with chemicals and other pollutants in the environment that are causing harm to them. So हम पढ़ेंगे उन तमाम फैक्टर्स के बारे में जो कि एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं। Then in environmental chemistry we study the hazardous effect of chemical activities, products and toxic substances in the environment. So हम उन सब का टॉक्सिक इफेक्ट पढ़ेंगे। और शिजा ने हमें बड़ी मज़े की एग्जांपल वो डेफिनेशन सेंड की है, मैं भी पढ़ती हूँ, ठीक है। और उसके बाद है दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज इंटर रिलेटेड विद बायोलॉजी, फिजिक्स, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। और बायो में हमने बिल्कुल डेफिनेटली ये सबको डिस्कस करना है। तो शिजा ने हमें कहा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द सोर्सेज, रिएक्शंस, ट्रांसपोर्ट्स, इफेक्ट्स, फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द एयर, सॉइल, वाटर एंड एनवायरनमेंट। वेरी नाइस, बहुत ही मज़े की कोई ये डेफिनेशन थी, मज़ा आया पढ़ने का। और फैज़ान है हमारे साथ, हमें सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो आप। और उसके बाद है कि मुकद्दस से हमें बताया है कि एयर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस विच इफेक्ट एनवायरमेंट, ठीक है। सो इसमें थोड़ी सी हम चेंज कर सकते हैं, हम ये चेंज कर सकते हैं, वी विल स्टडी दोज फैक्टर्स विच कैन इफेक्ट द नेचुरल एयर या विच कैन इफेक्ट द एयर ऑफ योर एनवायरनमेंट, ठीक है। सो एयर जो नेचुरल है हमारे पास वो तो इतनी इफेक्ट नहीं करती है। सो जो हमारे पास एनवायरनमेंट के दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि एयर के अंदर हम ऐड कर रहे होते हैं, लाइक हम इतने रिएक्शंस करवा रहे हैं, हमारे पास साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमारे पास SO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कितना हम जलाते हैं कोयला, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो एनवायरनमेंट में जाती है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। और फैज़ान कह रहे हैं कि प्लीज़ रिवाइज कर दें। फैज़ान हमने कोई ख़ास बात नहीं की, मैंने बात की कि मेरा जो नाम है मैंने उसको स्पेलिंग बताया बस, और उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोग मेरे साथ डिस्कस करो कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है क्या। आप लोग डिस्कस करोगे आज और मैं सिर्फ सुनूंगी और आपकी बातें थोड़ी सी रिफाइन करूंगी, जैसे अभी मुकद्दस की बात को थोड़ा सा मैंने रिफाइन किया है। सो आप मुझे बताओगे और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी ज़्यादा बेटर वे पे। तो अभी मैं क्या बात करती हूँ, मुकद्दसी की बात को मैं लेके जा रही थी कि जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। सो हर साल क्या होता है, चूंकि हम दरख्त काटते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दरख्त कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब दरख्त नहीं है, सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो रही है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो दिन ब दिन हमारी इन्वायरमेंट में बढ़ती जा रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी अर्थ के गिर्द एक ब्लैंकेट बन गया, एक रज़ाई बन गया, एक लहाफ बन गया, जिसके अंदर से हीट बाहर नहीं जा सकती। रज़ाई के अंदर ऐसे ही होता है ना कि रज़ाई के अंदर या ब्लैंकेट के अंदर हीट ट्रैप हो जाती है, आपको सर्दी से बचाती है। सो बिल्कुल यही होता है कि हीट अंदर ही अंदर अर्थ के ट्रैप हो गई हुई है, और उस ट्रैपिंग की वजह से आपकी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो हर साल कुछ डिग्रीज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ हैं, चट्टानें हैं, वो बर्फ वाली वो पिघल रही हैं। चले जी, व्हाट कैन बी द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। चलें जी फैजान आपकी बारी है, आप मुझे बताओगे एटमॉस्फेयर क्या होती है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, बायोस्फेयर क्या होता है। इट इज इट नेसेसरी कि आप बिल्कुल ठीक बताओ या आप सारा बताओ, जो आपको पता है आप सिर्फ उतना भी बता सकते हो, ठीक है। सो हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। हम रहते हैं एटमॉस्फेयर में, हम सांस लेते हैं एटमॉस्फेयर में। सो ये एटमॉस्फेयर क्या है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये क्या है, इसमें क्या होता है, कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, और इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ। चलें जी, इंतजार हो रहा है आप लोगों के आंसर्स का, जल्दी से बताएं जी क्या है हमारे पास एटमॉस्फेयर। फिर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। ये देखिए कुछ डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे हम रहते हैं, फिर ये माउंट एवरेस्ट आ जाता है, फिर पहाड़ आ जाते हैं, उससे ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है। सो एटमॉस्फेयर ये वाली है जो 50 किलोमीटर के अंदर अंदर है, ठीक है, यानी हमारी जमीन से लेकर ऊपर 50 किलोमीटर तक। तो आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। और आज तो बड़े धीमे धीमे चल रहे हैं भाई, क्या हो गया आप लोगों को, थोड़ा तेज हूं। कुरा अर्ज, हाँ जी मुझे पता लग गया, फैजान की उर्दू वैसे बहुत अच्छी है, कि कुरा अर्ज है, लेकिन इसमें क्या क्या कंपोनेंट है आपने समझाना है, बताना तो नहीं है, ट्रांसलेट नहीं करना, आपने इसको समझाना है कि ये क्या क्या है आपके पास, ठीक है।
तकरीबन तकरीबन कहते हैं कि 1000 जो किलोमीटर होती है, 1000 किलोमीटर तक आपके पास जो है इसकी एटमॉस्फेयर की स्ट्रेंथ है, और जो मेन मेन आपके कंपोनेंट है वो 10 किलोमीटर के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जिस फिजा में आप सांस लेते हो। तो जो एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन गैस 21%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.003%, देन आपके पास हाइड्रोजन है, देन आपके पास और कौन सी गैस है, द नोबल गैसेज हैं। उसके अलावा जो नोबल गैस में हम कहीं हीलियम, आर्गन वगैरह आ जाते हैं। सो ये आपके पास ट्रेस एलिमेंट है जो कि बहुत थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो ये जितनी भी गैसेस का ज़्यादा हिस्सा है वो आपके 5.6 किलोमीटर के अंदर अंदर पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि द लेयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, और ये इसके अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट दी हुई है, ऑक्सीजन की दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की दी हुई है, ऑर्गन की दी हुई है, और उसके अलावा उन्होंने कहा दे आर ट्रेसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स या नोबल गैसेस। और उसके बाद है इसकी जो थिकनेस है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर है, लेकिन ये हमारी इन्वायरमेंट में तकरीबन 5.5 किलोमीटर या 6.5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही पाई जाती है। और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब आप ऊपर ऊंचाई की तरफ जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो, तो एयर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। आप जब जहाज में ऊपर चले जाते हो, सो देयर इज एन आर्टिफिशियल सप्लाई, ऊपर जाके कोई एयर नहीं है। जब साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्पेसशिप में जाते हैं, सो ऊपर जाके खलाओं में कोई एयर नहीं है वहाँ पे। सो एयर का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो किस में है, वो 10 किलोमीटर्स के नीचे नीचे ही पाया जाता है। देन इसके दो जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं वो नाइट्रोजन है आपके पास और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन को हम इंसान डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया हैं उनका नाम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। आगे भी उनकी स्पीशीज हैं, ठीक है, लेकिन 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 अभी हम बात करेंगे वो नाइट्रोजन यूज़ करती हैं, आपकी सॉइल को नाइट्रोजन देती है। नाइट्रोजन फिर क्या होता है, जो आपकी सॉइल में नेचुरली पाया जाता है, आपकी ज़मीन को जरखेज बनाता है। अभी हम फर्टिलाइजर में पढ़ के आए हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी के जो मेजर रिएक्शंस हैं वो ऑक्सीजन की वजह से हो रहे हैं, हमारी जो एनर्जी है वो ऑक्सीजन की वजह से है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है सो आप लोग पूछ सकते हो। अभी तक हमने बात की किसकी, हमने बात की एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर क्या है हमारे पास, देन हमने बात की इसके कंपोनेंट्स की, देन हमने ये देखा नाइट्रोजन किस तरह इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह इंपॉर्टेंट है, और ऑक्सीजन किस तरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अगर आप रिलेशनशिप चेक करना चाहो सो वो है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनती है जो कि रेस्पायरेशन में यूज होती है, और रेस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो कि प्लांट यूज कर लेता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। ओके, आर्गॉन किसके लिए है मैम? आर्गॉन ये हमारे एक नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है, ठीक है। इसका कोई ऐसा खास यूज़ नहीं है। हाँ, हम एयर से आर्गॉन उठा सकते हैं, लेकिन ये उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए है। जिस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हमारे पास हीलियम है, हाइड्रोजन है, वाटर वेपर्स हैं, तो हर एक की इंपॉर्टेंस नहीं है। ये तो 3-4 मेजर इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। जी, हाइड्रोस्फीयर, ये तस्वीर देख के आपको क्या लग रहा है कि हाइड्रोस्फीयर क्या होगा हमारे पास? हाइड्रो मीन वाटर, स्फीयर मीन एरिया, वाटर एरिया। तो इस वाटर एरिया में क्या क्या आएगा? आज मैं सिर्फ आप लोगों का वेट कर रही हूँ कि आप लोग मुझे बताओ, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या हो गया, इसको क्यों बोरिंग बना रहे हो? हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है जितना भी आपका वाटर रिलेटेड एरिया है, ठीक है। और इसके अंदर जितनी भी दरिया, नदी, नहरें, हर एक में फ़र्क होता है ना, नदी अलग होती है, नहर अलग होती है, समुंदर अलग होता है, दरिया अलग होता है, और क्या बहीरा, बहर। ये जितने भी ओशन, सी, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? सारे के सारे इस हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। अब इनके अंदर अलग प्लांट्स हैं। आपको पता है कि ज़मीन के समुंदर के अंदर खास किस्म की एल्गी बनती है। देन बड़े बड़े कैल्प्स हैं, KELPS, इनके बारे में कभी आप पढ़ना, ये क्या होते हैं? बहुत बड़ी बड़ी एल्गी हैं, ठीक है, बहुत ही बड़ा है, और इसको एज अ फूड यूज़ किया जाता है। अगर आप चाइना, जापान या ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में चले जाओ तो वहाँ पर ये बहुत 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 शौक से खाई जाती है और बहुत मज़े की होती है। आई ट्राइड, ठीक है। ओके, शिजा ने हमें आंसर दिया है, बड़े मज़े का आंसर है। तो शिजा, आजकल आपके आंसर बहुत मज़े के होते हैं, लाइक पोलर आइस कैप्स,
ये मजे का वर्ड आपने यूज़ किया हुआ है। मुकद्दस कह रही है साइकिल ऑफ वाटर, मैम पिक देखकर ये लगा। ठीक है ठीक है ठीक है, वाटर साइकिल आपको समझ आ गया, ठीक है। नीचे वाली पिक पेन थोड़ा सा, और मुझे ये बताएं कि इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं। ये तो ठीक है, हमें वाटर का स्ट्रीम पता लग रही है, चूंकि हम हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे हैं, सो हमने वाटर रिलेटेड बॉडीज़ की बात करनी है। सो इसके अंदर जितने भी एनिमल्स रहते होंगे वो भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। सो हाइड्रोस्फीयर कंटेन ऑल वाटर बॉडीज अवेलेबल ऑन द अर्थ, ठीक है। ओशन कंटेन 97% ऑफ द टोटल वाटर इन हाइड्रोस्फीयर, जो कि पीने के काबिल नहीं है, ठीक है। 2% इज इन द फॉर्म ऑफ पोलर आइस कैप्स, जो कि अभी शिजा ने वर्ड यूज किया है, पोलर आइस कैप्स, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जो आपके पास बड़े बड़े पहाड़ हैं उनको हम पोलर आइस कैप्स बोलते हैं, ठीक है। 2% इसमें है, ठीक है, ये भी हमारे किसी यूज का नहीं है। जो 1% अवेलेबल है हमें, वो हमारे यूज का है, और उस 1% को भी हम क्या करते हैं, जाया कर देते हैं। ओके, फैजान ने कहा अर्थ के ऊपर फ्लोएबल मीन लिक्विड थिंग एग्जिस्ट इन हाइड्रोस्फीयर, ये कैसी बात की है। शीजा कह रही है स्पेलिंग मिस्टेक्स भी तो रही है, कहाँ की है शीजा स्पेलिंग मिस्टेक आपने, अभी तक तो नहीं की। आज तो आप बड़े ध्यान से लिख रही है, मैंने नोट कर लिया वैसी चीज़। चलें जी, अब ये जो 1% है, जो हमें थोड़ा सा पानी अवेलेबल है, उसको हम ज़ाया कैसे करते हैं। हम टैप खोल देते हैं, हाथ धोने हैं, मुंह धोने हैं, वो चलता जा रहा है, उसको कोई यूज़ नहीं है वैसे पानी का, हम ज़ाया कर रहे हैं। हम बर्तन धोते हैं, हम पानी ज़ाया करते हैं, हम कपड़े धोते हैं, हम पानी ज़ाया करते हैं, हम घर धोने बैठ जाते हैं, फजूल का पानी ज़ाया करते हैं, हालांकि हम थोड़े पानी से भी घर धो सकते हैं। देन और कहाँ कहाँ हम ज़ाया करते हैं, खैर पानी ज़ाया करने की तो बेमिसाल क्या उसे कहते हैं, आपके पास बेशुमार मिसालें हैं। पानी पीना आधा ग्लास हो पूरा भर के, हमने आधे को क्या करना है, ज़ाया कर देना है, ठीक है। सो ज़ाया ना करें, पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ अरसे तक हमारी ज़मीन पे पानी नहीं बचेगा, ट्रस्ट में, फिर क्या करोगे, आपकी आने वाली नस्लें क्या करेंगी। हाँ अच्छा, जो ये 1% है उसमें से ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ हो जाता है, 23% जो है वो इंडस्ट्री यूज़ कर लिया, 8% जो है वो हमारे घरों में आता है, जो कि हम क्या करते हैं, फिर ज़ाया कर देते हैं। देन हमारे पास लिथोस्फीयर। चलें ये तस्वीर देख के बताएं आपके पास कि आपके पास लिथोस्फीयर क्या है। लिथो का मतलब होता है वैसे सॉइल रिलेटेड चीज़ें, ठीक है ठीक है। लिथोट्रॉफ्स होते हैं, लिथोस्फीयर होता है, एक वर्ड है लिथोट्रिप्सी, आपने बताना है, बायो के स्टूडेंट्स को पता होगा लिथोट्रिप्सी क्या होती है, ये तो बायो में डिस्कस करेंगे क्या होती है, ठीक है, अभी नहीं हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, लिथोस्फीयर के बारे में आप लोगों ने बताना है कि लिथोस्फीयर क्या है हमारे पास। दुआ जान है, दुआ जान कैसी हैं आप, लेट होगी थोड़ा सा पर खैर है, वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। सो हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में हमने 2 फैक्टर डिस्कस किए, जिसमें एक था हमारे पास एटमॉस्फेयर और दूसरा था हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। अभी हम लिथोस्फीयर की बात करें, ज़रा तस्वीर देख के ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि लिथोस्फीयर में हमने क्या पढ़नी है। जोग्राफी तो पढ़नी है, पर किस किस्म की जोग्राफी पढ़नी है। और चूंकि हम केमिकल रिलेटेड बातें कर रहे हैं, सो केमिकल के पास ही रहना है। जैसे अभी हमने बात की थी हाइड्रोस्फीयर की, कि इंडस्ट्रीज यूज़ कर लेती हैं, हम इंडस्ट्री उस पानी को यूज़ करती हैं, ठीक है, उनके पास वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है, लेकिन वो जितना भी गंद होता है वो क्या करती हैं, वो फ्रेश वाटर में फेंक देती हैं। अब आपको पता है कि जो इंडस्ट्री लगाते हैं ये मोस्टली कोशिश करते हैं कि किसी दरिया के किनारे या नहरों के किनारे लगाएं, जहाँ से इनको आसानी से पानी मिल जाए। सो जब इनको इजाज़त मिल जाती है ऐसी चीज़ों के पास लगाने की इंडस्ट्री, फिर ये क्या करते हैं, उस पास की जो भी वाटर बॉडी है उसको पोल्यूट करते रहते हैं, और पानी हमारा पोल्यूशन का शिकार हो रहा है। फैजान ऐसा कुछ भी नहीं होगा, गंदा पानी आएगा जो कि पीने के काबिल नहीं होगा, और उसके लिए आपको ढेर सारे फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे अपने घर में, जो कि बहुत महंगे हुआ करेंगे, ठीक है। और अभी मैं बात करी थी किसकी, इंडस्ट्रीज़ की, कि किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करिए, क्योंकि हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये लेड प्रोड्यूस कर रही हैं, ये मरकरी प्रोड्यूस कर रही हैं, आर्सेनिक जो कि एक जहर है, ये पानी के अंदर जाता है। अब जब पानी को ये फिल्टर करते भी हैं ये लोग, जो हमारे घरों में फिल्टर का पानी आता है, तो सारे के सारी अमाउंट तो नहीं ना रिलीज हो जाती, जितने भी हैवी मेटल है, जरूरी तो नहीं सारे के सारे उसमें से फिल्टर हो जाए, कुछ ना कुछ अमाउंट रह जाती है, फिर हम वो कुछ ना कुछ अमाउंट पीते हैं। फिर क्यों आजकल जो कैंसर है उसकी बीमारी बहुत कॉमन हो गई, इन्हीं पोल्यूटेंट्स की वजह से, कि जब ये हमारी बॉडी में जाते हैं फिर हमारी बॉडी में म्यूटेशन करते हैं, और हमारी बॉडी जो होती है, और ओके
दुआ जान कह रही है चैप्टर बता दें कैसा है प्लीज। बहुत आसान चैप्टर है, ट्रस्ट मी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान चैप्टर है। और जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके बाद हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है। और अभी क्या बात करी थी मैं, हाँ, क्यों आजकल बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसी वजह से बढ़ गई हैं कि हम सारे के सारे केमिकल्स को रिलीज़ कर देते हैं फ्रेश वाटर में और फिर हम फिल्टर भी नहीं करते हैं। तो चलिए जी बताएं, हो गए क्या हो गया, लिथोस्फीयर क्या है? ज़मीन का जो हिस्सा है उसको लिथोस्फीयर कह रहे हैं। आपको पता है आपकी ज़मीन के ऊपर चट्टाने हैं, चट्टानों के अंदर मुझे बिल्कुल वो जगह याद आ गई थी, फिर भूल गई मुझे जगह वो क्या। एक जगह मैंने कहा था ना कि वो चूने के पहाड़ हैं वहाँ पे बड़े बड़े, वो ऐसे ही लिखा हुआ है चूने के पहाड़, कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, चकवाल साइड पे है वो। और जगह फिर मुझे भूल गई है, इट वॉज लाइक तलागंग से आगे है। और रिसेंटली मैंने उस साइड पे ट्रैवल किया था और वहाँ पे फ़ोन के सिग्नल्स भी नहीं आते क्योंकि वहाँ पे उन्होंने चूँकि वो बॉम्ब्स लगाए होते हैं, छोटे छोटे डायनामाइट्स यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए से वो पहाड़ों को तोड़ते हैं और फिर वहाँ से वो सीमेंट के लिए जो बजरी शजरी है वो वहाँ से लेकर आते हैं, जो पत्थर लेकर आते हैं। ठीक है, सो लिथोस्फीयर में इसका मतलब है हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें डिफरेंट पहाड़ हैं। सो डिफरेंट पहाड़ हैं तो डिफरेंट मिनरल्स हैं, डिफरेंट मिनरल्स हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मिनरल एलिमेंट से बनते हैं। सो वो एलिमेंट्स हमारी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। शिजा ने कहा था रिजिड रॉकी पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। ठीक है जी, अब सीधा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, जो अर्थ की सख्त सरफेस है उसके ऊपर जितने भी चट्टाने हैं, देन इनर सरफेस है जिसको हम मेंटल बोलते हो। मेंटल के अंदर देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ रॉक्स और उसके बाद कोर आ जाती है जो कि बिल्कुल अंदर है। जो आपके पास लावा है ये यहीं से आता है, क्योंकि जो मेंटल है इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और जितने भी आपके मेटल्स हैं वो मोल्टन फॉर्म में हैं। जब मोल्टन फॉर्म है और उनका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है सो वो लावे की सूरत में बाहर आता है। सोचे नहीं, मैं यहाँ की बुक में कहीं नहीं लिखा लावा शावा, ये मैं सोच के बता रही हूँ। आप भी ज़रा सोचें, पार्टिसिपेट करें, अपनी ज़रा खोले दिमागों को, ऐसे नहीं खोलना, ऐसे वाला नहीं खोलना, सोच को खोलना है। सो द 99% ऑफ द मास ऑफ लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ 11 एलिमेंट्स जो कि कॉमन है। ऑक्सीजन, डिफरेंट सिलिकेट, जितनी भी ये सैंड है SiO2 है, सो ऑक्सीजन बहुत कॉमन है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 फिर ऑक्सीजन है, बहुत कॉमन है। सिलिका इट्स अ पार्ट ऑफ सैंड SiO2। एल्यूमिनियम, बहुत सारे पहाड़ एल्यूमिनियम के। आयरन के बड़े बड़े ज़खायर हैं। देन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, ये तीनों कम है लेकिन बाकी सारे बहुत ज़्यादा हैं अमाउंट में और मोस्टली मिनरल्स की फॉर्म में है, पत्थरों, पहाड़ों, चट्टानों और ज़मीन के अंदर है। ठीक है, देन है कैल्शियम, मैग्नीज एंड बेरियम, सल्फर आर प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब होता है बहुत थोड़ी अमाउंट्स में। और दूसरा मैंने बात की थी लावा शावा आने की भी, वो कहाँ से होते हैं, मेटल से आते हैं। यही मोल्टन मेटल्स होते हैं, पिघली हुई धातें होती हैं जो कि जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो फिर वो पहाड़ से निकल आती हैं बाहर एज अ लावा। देन बात करते हैं हम इकोस्फीयर या बायोस्फीयर की। बायो मीन लाइफ। सो जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। ज़मीन के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, समुद्र के नीचे लाइफ एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे हवा के परिंदों में लाइफ एग्जिस्ट करती है, हवा में एग्जिस्ट करती है। सो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, बायोस्फीयर का पार्ट है। सो बायोस्फीयर इज द रीजन ऑफ अर्थ विच कैन सपोर्ट लाइफ। इसमें आपका एटमॉस्फेयर भी आएगा, हाइड्रोस्फीयर भी आएगा और लिथोस्फीयर भी आएगा, तीनों चीजें आ जाएंगी। सो इकोसिस्टम इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इकोसिस्टम क्या है? अब इकोसिस्टम में ये होता है जिस तरह आपके एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, हम इंसान हैं या फिशेस हैं, ये जो आपस में इंटरेक्शन करती हैं इसको आप क्या बोलते हो, इकोसिस्टम बोलते हो। इकोसिस्टम बायोस्फीयर का ही पार्ट है विच कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? द स्पीशी ऑफ डिफरेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी। जैसा कैट की स्पीशी अलग है, मंकी की अलग है, ह्यूमन की अलग है, फिश की अलग है, फ्रॉग की अलग है, मॉस्किटो की अलग है, पिजन की अलग है, पैरट की अलग है। ये डिफरेंट स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं। जिस तरह हम क्या करते हैं, हम मुर्गी को खा लेते हैं, हम फिश को खाते हैं, सो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है ना। इसी तरह जो हम क्या खाते हैं, हम दरख्तों को भी खाते हैं, हम फल खाते हैं उसके। देन जो भेड़ बकरियां हैं वो बेचारी घास खाती है और हम उनको खा जाते हैं। सो ये जितना भी इंटरेक्शन है उनका, जो एनर्जी का फ्लो है, ये सारा किसमें हम पढ़ते हैं, बायोस्फीयर में पढ़ते हैं। ठीक है,
इजी, बहुत इजी टॉपिक था, ट्रस्ट मी। आज का टॉपिक आपको नहीं भूलना चाहिए एटलीस्ट। सो अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो आपका तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और उसके अलावा क्लास का टाइम भी हम खत्म करते हैं क्योंकि लेक्चर हो गया खत्म। चलें जी, सवाल है मेरा नंबर 1 आप लोगों से। बायोस्फीयर हैज विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलर कंपोनेंट विच कैन एग्जिस्ट। इस बायोस्फीयर में सबसे छोटा कंपोनेंट कौन सा है? चलें जी, जवाब आपका इंतजार हो रहा है, जल्दी से जवाब दें। क्या कौन सा पार्ट है बायोस्फीयर का छोटा, सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? चलें जी, आंसर मैम इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है या शॉर्ट? नहीं, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। इस ये जो है ना, इसमें से MCQs आते हैं क्योंकि यहाँ पे परसेंटेजेस गिवन है, सो उससे रिलेटेड है ये ज़्यादा, ठीक है। इतना कॉमन ही है, अभी आगे आएंगे इनके जो हमने कल पढ़ना है वो बहुत कॉमन है, वो उस पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। एटमॉस्फेयर, आपको लगता है एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर तो ऑप्शन ही नहीं है बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर का सबसे छोटा कंपोनेंट क्या है? ऑप्शंस तो देखें दुआ। ओके, एटमॉस्फेयर क्या है? देखो, अभी मैंने बात की बायोस्फीयर जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसका जो सबसे छोटा पार्ट है वो इकोसिस्टम है, ठीक है। और जो बायोस्फीयर है दो इट्स इम्पोर्टेंट डेफिनेटली। चलें जी, बताएं अब आगे। द ओशन एंड ग्लेशियर एग्जिस्ट इन विच स्फीयर? एटमॉस्फेयर दुआ जान ने कहा है बी, शिजा ने कहा है। शिजा, क्या हो गया आप लोगों को? कैसी बातें करते हैं आप लोग? इकोसिस्टम है बायोस्फीयर का सबसे छोटा पार्ट जिसमें स्पीशीज जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, ये अभी हमने पढ़ा है। इकोस्फीयर और बायोस्फीयर जो होता है, ठीक है। इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। चलें जी, द ग्लेशियर और ओशंस एग्जिस्ट इन विच फॉर्म? तो ऐसा लग रहा है कि इम्पोर्टेंट बता तो रही हूँ, इट्स इम्पोर्टेंट ड्यू टू द MCQ पोर्शन। लॉन्ग और शॉर्ट का कल बता दूंगी, साथ साथ बता देती हूँ आप लोगों को वैसे रिएक्शंस की कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा था सीमेंट इंडस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू पेपर इंडस्ट्री। ए, ओके ठीक है जी, शिजा ने हमें कहा ए। जल्दी से बताएं बाकी लोग कि क्या आंसर होगा इसका। हाइड्रोस्फीयर, फिजान ने भी कहा है जी, ठीक हो गया आंसर। बाकी लोग भी बताएं इसके आंसर्स क्या हैं। द नेक्स्ट वन है द एरिया इन विच द एटमॉस्फेयर इज यूजली कंसंट्रेटेड। एयर का ज्यादातर हिस्सा किस पार्ट में पाया जाता है? 5.6 किलोमीटर। सो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जो आपको करीबी जवाब मिले ना, कम से कम उस पर कर दिया करो, ठीक है। सो 5.6 ही 6.5 आपने बोलना है, ठीक है। सो ठीक है जी, ना आपने कहा कह दिया, ठीक हो गया जी। सो
आंसर करते हैं ये भी खत्म, आंसर को नहीं, लेक्चर को भी यहीं पे करते हैं खत्म। और कल टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि उसके अंदर आपके पास पोल्यूटेंट्स आएंगे। सो पोल्यूटेंट्स केमिकल नेचर क्या, उससे रिलेटेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कल के लेक्चर में जरूर आइएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ध्यान रखें।